हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के एक ऐसे क्लब के बारे में जो कि आफ्टर हैदराबाद एफसी सेकंड क्लब बन सकता है जो इस सीजन अपना बेस पॉसिबली शिफ्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि हैदराबाद एफसी का 100% कंफर्म हो चुका है कि वो हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। बट एक और ऐसा क्लब है कि जिसकी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज अभी दिख रही है, एंड दिस क्लब इज ओडिशा एफसी। जी हाँ, आपको शायद शौक लगा होगा, बट कल जो ओडिशा एफसी के ओनर है रोहन शर्मा, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर के ऊपर कुछ शॉकिंग रिवीलेशन किए हैं रिगार्डिंग दी रिलेशनशिप बिटवीन दी ओडिशा एफसी मैनेजमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। दिस कम आफ्टर पर्टिकुलरली यू कैन से कि जो एएफएफ का क्लब लाइसेंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ कि जहां पे ओडिशा एफसी बैक टू बैक दिस इज द सेकंड ईयर की जहां पे उन्होंने क्लब लाइसेंस फेल किया है। तो उसके बाद उन्होंने रिवील किया है कि मेरे को पहले से ही पता था कि हम क्लब लाइसेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के लिए जो कलिंगा स्टेडियम एंड जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसके लिए भाई अभी तक ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई क्लियरेंस नहीं मिला है। तो इट्स क्लियरली गिवन कि भाई अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है नेक्स्ट सीजन के लिए, तो भाई क्लब लाइसेंस में वो वन ऑफ द की यू कैन से की क्राइटेरिया होता है कि आपका भाई स्टेडियम फैसिलिटीज़ या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो वो अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका लाइसेंस फेल ही होने वाला है। तो एट द मोमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो ओडिशा की है उन्होंने अभी तक नेक्स्ट सीजन के लिए कोई एमओयू साइन नहीं किया है बिटवीन बोथ दी पार्टीज। एंड रोहन शर्मा ने वहाँ पे बोला है कि मैंने पर्सनली काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर या फिर स्पोर्ट मिनिस्टर को। मैंने दिल्ली में जो उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स है उनके साथ भी रिक्वेस्ट करके काफ़ी सारी जगह से यहाँ पे कोशिश की है कि एक मीटिंग अरेंज की जाए ताकि नेक्स्ट सीजन का जो फ्यूचर है वो अर्लीस्ट मैनर में यू कैन से कि डिसाइड हो पाए। एंड उन्होंने लास्ट सीजन भी बताया कि भाई किस तरह से यहाँ पे जो वेंडर चेंज किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने, जिसके चलते भाई जो पिच का मेंटेनेंस है वो उस तरह का नहीं देखने को मिला जो उससे पहले वालों सालों में देखने को मिलता था। क्योंकि उन्होंने बोला कि उससे पहले जो हमारे पास वेंडर था वो यहाँ पे फीफा अप्रूव्ड वेंडर था, बट अभी जो वेंडर ओडिशा गवर्नमेंट लेके आई है वो यहाँ पे उस तरह से काम नहीं करते, पिच कटिंग भी कभी कभी नहीं करते। ये सही बात है बाय द वे, बिकॉज इससे पहले जो हम 2023 से पहले हम देखते थे ओडिशा एफसी की जो कलिंगा स्टेडियम की पिच है उसका मेंटेनेंस पे जबरदस्त होता था, बट ये सीजन हमने देखा है कि उस लेवल का नहीं देखने को मिला है। दूसरा यहाँ पे रोहन शर्मा ने जो मे बी ओडिशा की न्यू गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे शायद ये ओपिनियन है कि भाई ये रोहन शर्मा और उनका जो ग्रुप है वो उससे प्रीवियस वाली जो गवर्नमेंट थी पटनायक साहब की बीजेडी की गवर्नमेंट उनके प्रो थे और या फिर उनके सपोर्टिव थे या फिर उनको मदद कर रहे थे, तो इसलिए अब हमारी गवर्नमेंट है तो हम इन लोगों को मदद नहीं करेंगे। ये आपको पता ही है, टिपिकल हर जगह पे जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर इवन सेंटर में भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो अपने सिलेक्टेड बिजनेस हाउसेस या फिर उनको यहाँ पे वो प्रीफर करते वो वाला चीज़ है। बट रोहन शर्मा ने ये क्लियर किया है कि भाई मेरा कोई यहाँ पे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था या फिर हमारा कोई ओडिशा की जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे फुटबॉल को ग्रो करने आए हैं, ऐसा उनका मानना है। और एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि अगर ओडिशा गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ पे जो स्टेडियम फैसिलिटीज़ है उसके लिए पे करें तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें काफ़ी बड़ा सब्सिडीज़ ओडिशा को एफसी को मिलता था इन टर्म्स ऑफ दी जो स्टेडियम का रेंट या फिर उन सब में। बट अगर उनको ये लगता है कि हमें पे करना पड़ेगा तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे एग्री किया है। बट उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द भाई यहाँ पे नेक्स्ट सीजन का फ्यूचर हमें क्लियर होना चाहिए कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो दिस इज़ गोना बी नाउ इंटरेस्टिंग, बिकॉज उन्होंने सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे जो दोनों पार्टीज की रिलेशनशिप है उसके बारे में बातचीत या फिर खुलासे किए हैं एंड फैंस को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है कि क्यों भाई ओडिशा एफसी क्लब लाइसेंस फेल कर रहा है। सो नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ओडिशा गवर्नमेंट इज गोना रिएक्ट ऑन दिस होल मैटर एंड किस तरह से वो चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करती है। क्या बीच में कोई नेगोशिएटर, कोई बीच में यहाँ पे बाकी थर्ड पार्टी इंटरफेयर करके दोनों पार्टीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो अगर सोल्व कर देते हैं देन ओडिशा एफसी आपको नेक्स्ट सीजन वहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अदरवाइज देयर इज ए पॉसिबिलिटीज़ कि शायद वो अपना एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड एग्रीमेंट सही नहीं साइन नहीं हुए then by they have to shift, simple as that। तो this is the current scenario for Odisha FC। let me know guys आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर 23 के कोच की रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एज पर दी सब मीडिया रिपोर्ट्स ये खबर आ रही है कि भाई नौशाद मूसा जो कि एट द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के असिस्टेंट कोच या फिर उनकी बी टीम के कोच या फिर उनके यूथ कोच है उनको भाई अगेन अंडर 23 की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। प्रीवियसली उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर आई थिंक
उन्होंने इंडिया अंडर 23 को ऑलरेडी वो मैनेज कर चुके हैं फॉर 2 मैचेस अगेंस्ट मलेशिया अंडर 23 जो हमने खेली थी, जहाँ पे आई वुड से कि यू कैन से कि गुड जॉब। एंड उससे पहले आप देखिए कि वो बेंगलुरु एफसी की यूथ टीम के साथ या फिर वहाँ पे वो एसोसिएट थे। तो ही इज़ अ गुड कोच टू बी ऑनेस्ट, एंड उनको भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन दी जा रही है, बिकॉज खालिद जमील ने आई थिंक एग्री नहीं किया है फॉर अंडर 23 जॉब, क्योंकि जो कि एएफएफ ने सबसे पहले उनको अप्रोच किया था। मे बी खालिद इज यू कैन से कि एमिंग फॉर द सीनियर टीम जॉब रादर देन यू कैन से कि यूथ टीम जॉब, बट नौशाद मूसा के लिए भी चैलेंज बड़ा होने वाला है। खबर ये भी है कि भाई नेक्स्ट 10-15 डेज या फिर जून में टीम का कैंप लगने वाला है, तो टीम को भाई जून जुलाई अगस्त 3 महीने का यहाँ पे टाइम मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ यहाँ पे जो सितंबर है उसमें भाई हमें एएफसी अंडर 23 क्वालिफायर्स खेलने हैं। एंड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नौशाद मूसा को दिया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं। सो इट मेक्स सेंस कि भाई आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों टूर्नामेंट उसमें कवर हो जाएंगे। बट चैलेंज ये होगा कि भाई हमारी टीम के पास उतनी प्रिपरेशन नहीं है जितनी बाकी टीमों के पास है। नो डाउट 3 महीने का कैंप लगेगा, वॉटेवर होगा, बट सिर्फ कैंप या फिर यू कैन से कि उसमें 1-2 मैच बीच में खेल देने से भाई बात नहीं बनेगी, बिकॉज बाकी जो टीमें हैं एशिया की, they are planning, they are preparing much earlier than us. For example थाईलैंड अभी मार्च वाली जो फीफा विंडो थी उसमें उसकी अंडर 23 टीम ने कतार में जाके वो गोल्ड अंडर 23 कप खेला, जहाँ पे इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतार ये सारी टीमें आई हुई थी। अभी ये जो जून वाली फीफा विंडो है उसमें उनकी अंडर 23 टीम खेल रही है अनदर 2 अंडर 23 मैचेस अगेंस्ट हांगकॉन्ग अंडर 23 टीम एंड अगेंस्ट यूएई अंडर 23 टीम्स। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने बिफोर अस यहाँ पे अपनी जो टीम है उसको बना लिया है, उनको लगातार रेगुलरली मैचेस दे रहे हैं, जो कि इंडिया भी कर सकता था। इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि जितनी भी सीनियर टीम की फीफा विंडोज आ रही है उसमें आप अपनी अंडर 23 टीम को भी यहाँ पे मैचेस देते, तो यहाँ पे हमारी टीम काफ़ी अच्छे एट द मोमेंट पोजीशन पे होती, तो यू कैन से कि फाइट फॉर दैट क्वालिफायर्स। बट लेट्स सी अंडर नौशाद मूसा किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती है। आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। थर्ड बात करनी है साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के बारे में, जिसके कल 2 धमाकेदार सेमीफाइनल देखने को मिले, जिसमें भाई इंडिया ने कंफर्टेबली 3-0 से मालदीव्स को हरा के अपनी जो फाइनल में टिकट है उसको पक्की कर लिया है। एंड कंप्लीट डोमिनेशन अब बोल सकते हैं कि इंडिया का अभी तक इस टूर्नामेंट में दिख रहा है। जिस तरह से कल भी हमारी परफॉर्मेंस रही, सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हमें नेपाल या फिर श्रीलंका के सामने देखने को मिली थी। अगेन यू कैन से कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट यू कैन से कि गोल स्कोर्ड बाय दी डेनी मितेव, हु इज हैविंग अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट, 5 गोल इन 3 मैचेस, दैट्स brilliant. Omang Dodum is scoring again a goal for India, so he is also scoring every match. Then Prashant Jojo का हमें गोल देखने को मिला. We are still you can say कि didn't consider any single goal in this tournament, तो सारी मैचेस में क्लीन शीट रखना, so defensively look solid. तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इंडिया का अभी तक परफेक्ट टूर्नामेंट जा रहा है, एंड क्रेडिट गोज टू बिबियानो फर्नांडिस ऑल्सो, द वे ही एबल टू यू कैन से कि organize this team and जिस तरह की फुटबॉल भी खेल रही है. I think those are a promising sign. Couple of players are putting up a really good performances, so those are all you can say कि positive sign. And India is now gonna face Bangladesh in the final, because कल जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया उसमें बांग्लादेश ने क्लोज मैच में नेपाल को 2-1 से हराया है. 80 या फिर 75 मिनट तक भी काफ़ी अच्छी फाइट दोनों की टीम के बीच में देखने को मिल रही थी. देन यहाँ पे बांग्लादेश के वो बैक टू बैक गोल आता है फ्रॉम सेट पीस काइंड ऑफ ए सिचुएशन. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं फिजिकलिटी का जो एस्पेक्ट था वहाँ पे उन्होंने नेपाल को बीट किया, एंड दैट्स वाई दे एबल टू यू कैन से कि स्कोर दोज गोल ऑल्सो एंड टू यू कैन से कि बीट देम. नो डाउट नेपाल के क्लास में गोल जरूर आया, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट्स आप बोल सकते हैं कि थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, बट बांग्लादेश केम बैक स्ट्रॉन्गर. बट I think in the final between India and Bangladesh, definitely India are the favorites the way they played the tournament. सो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल में किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रहती है. आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में. तो वहाँ पे 2 क्विक अपडेट्स आ रहे हैं. एक तो तिरी के रिगार्डिंग में अपडेट ये निकल के आ रहा है कि भाई मुंबई सिटी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है. क्योंकि तिरी का भाई यहाँ पे जो फ्यूचर था वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर था, एंड देयर आर रिपोर्ट्स कि भाई मल्टीपल आईएसएल क्लब्स उनके लिए इंटरेस्टेड थे. बट शायद यहाँ पे जो मुंबई सिटी का मैनेजमेंट है उन्होंने तिरी को कन्विंस कर लिया है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर मुंबई सिटी, बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ बैक लाइन एंड ही इज़ अ सॉलिड सेंटर बैक, एक्सपीरियंस सेंटर बैक. सो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन. दूसरा खबर आ रहा है ओडिशा एफसी की ओर से कि भाई थोइबा सिंह जो उनके सेंटर बैक है या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर है, उन्होंने भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है टिल 2029. सो दैट्स न्यूज़ फॉर ओडिशा एफसी. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है तमिलनाडु फुटबॉल के लिए भाई फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है. सो
खबर यह है कि भाई तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन का जो फाइनली इलेक्शन है वो 31 मई को होगा, आफ्टर ऑलमोस्ट यू कैन से कि 10 ईयर्स, बिकॉज पिछले 10 साल से वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एंड जो स्टेट एसोसिएशन थी उसके बीच में लड़ाई के चलते पूरा केस हाईकोर्ट में था तमिलनाडु के। एंड देन 2023 में हम सबको पता है कि हाईकोर्ट ने एक COA की अपॉइंटमेंट की थी जो कि तमिलनाडु फुटबॉल को रन कर रहे थे। एंड तमिलनाडु फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा इससे हिट भी हुआ था क्योंकि यहाँ पे आपके लोकल टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे, आपके स्टेट लीग्स नहीं हो रहे थे, और इससे भाई काफ़ी सारे जो क्लब्स हैं उनको आउटसाइड जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था यहाँ पे तमिलनाडु से। तो फाइनली एक इलेक्टेड बॉडी आ रही है। स्टिल देयर इज सम हर्डल्स बिकॉज सम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ट्राई टू यू कैन से कि सेबोटेज दिस इलेक्शन, बट लेट होप सो कि फाइनली इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड बॉडी हमें तमिलनाडु में देखने को मिले, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन तमिलनाडु ऑल्सो कि जहाँ से हमें अच्छे अच्छे फुटबॉलर मिल सकते हैं। सो एक अच्छा यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी होगा, देन डेफिनेटली फुटबॉल की जो एक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी वो टेक्स दी पावर और यू कैन से की पोजीशन इन दी तमिलनाडु FA आफ्टर दी 31 मई, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट बात करनी है भाई अपोलो टायर्स का जो यहाँ पे यू कैन से कि ग्रास रूट प्रोग्राम है विथ एसोसिएशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, द यूनाइटेड वी प्ले, उसका भाई इस साल के जो 3 यू कैन से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर है वो यहाँ पे इनोग्रेशन करने वाले हैं। फर्स्ट टीम के प्लेयर है ये आंद्रे ओनाना, हैरी मैग्वायर एंड डिएगो डेलोट, जो कि 29 मई को मुंबई में आएंगे एंड ये जो यूनाइटेड वी प्ले प्रोग्राम है उसको इनोग्रेट करेंगे। दिस 3 प्लेयर कमिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो यूनाइटेड फैंस इनको अगर देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दे हैव टू गो टू मुंबई। लास्ट में बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक अपडेट आ रही है रिगार्डिंग इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो यहाँ पे लीग है उनमें भाई नेक्स्ट सीजन से उन्होंने फॉरेन प्लेयर का जो रूल है उसमें चेंज किया है एंड दे आर नाउ गोना अलाउ 8 फॉरेनर इन दी फर्स्ट टीम एंड 11 ओवरऑल फॉरेनर्स आप अपनी स्क्वाड में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दैट्स द बिग शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे भी अर्लियर हमारे जैसे यहाँ पे 4 फॉरेनर्स है, उसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ रूल था कि 4-5 आई थिंक उस तरह के फॉरेनर्स अलाउ थे, बट अब उन्होंने यहाँ पे उसका नंबर इंक्रीज किया है, जिससे भाई ऑब्वियसली आपकी लीग की कंपिटेटिवनेस बढ़ जाएगी क्योंकि और ज़्यादा भी फॉरेनर्स आएंगे और ज़्यादा क्वालिटी आएगी। बट एक चीज़ ज़रूर अफेक्ट होगी कि आपके लोकल प्लेयर को भाई गेम टाइम नहीं मिलेगा। आई नो कि भाई वो यहाँ पे अब ओरिजिन प्लेयर को अलाउ कर रहे हैं तो नेशनल टीम के लिए उनको उतना बड़ा सप्लाई चेन लोकल प्लेयरों से नहीं चाहिए, बट स्टिल आई थिंक इट्स गोना अफेक्ट इन दैट मैनर। एंड दूसरा चीज़ कि भाई क्लबों के लिए भी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा एंड दैट माइट रिस्क यू कैन से कि क्लब्स फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन इन मलेशिया कि सम क्लब्स फेसिंग फाइनेंशियल इशू ऑलरेडी। इस सीजन यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्लबों ने मलेशिया में बोल दिया है कि हम नेक्स्ट सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू द फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। तो ये एक यहाँ पे पॉसिबल रिस्क हो सकता है। अगर आप जैसे ही फॉरेनर्स बढ़ाएंगे तो आपका क्लब का जो बजट है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस आर दी सम प्रॉब्लम्स, बट लेट्स सी हाउ नेक्स्ट सीजन इंडोनेशियाज लीग इज गोना टर्न आउट एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वन। डेफिनेटली एक फ़ायदा उनको ज़रूर ये होगा कि भाई AFC में भी अब उनके लिए अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर भी अनलिमिटेड फॉरेनर्स आप खिला सकते हो। सो वो एक पॉजिटिव वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन इंडोनेशियन क्लब्स। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में बता दीजिएगा कमेंट्स में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।